गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल तक हमने नेशनल इनकम के पार्ट में बेटा लास्ट वीडियो में जो पार्ट वन था हमारा, पार्ट वन में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हम डोमेस्टिक टेरिटरी पे पहुंचे थे। ठीक है, हम कहाँ तक पहुंचे थे? डोमेस्टिक टेरिटरी तक पहुंच चुके थे। आज डोमेस्टिक टेरिटरी का ये एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सम ऑफ द टाइम सीबीएसई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पुट करता है। पहले तो वन वर्ड क्वेश्चन पुट करता था, बट अभी क्या है, एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं। 20 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से 10 मैक्रो के हैं। तो इसीलिए सीबीएसई क्या करता है, एमबीसी के पार्ट से भी कई बार केस स्टडी या फिर आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पुट अप ज्यादा कर देता है। तो उसी के पार्ट को आगे समझते हुए चलते हैं। देखिए, व्हाट इज एम्बेसी? हिंदी में अगर हम बात करें बेटा, तो इसको कहते हैं हम दूतावास। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? दूतावास। टेरिटरी का पार्ट होती है। ठीक है, वैसे एम्बेसी का काम क्या है, कहाँ सिचुएटेड होती है, वैसे पहले ये समझते हैं इसको। ठीक है, एम्बेसी का ना एक हेड ऑफ ऑफिशियल होता है। हेड ऑफ ऑफिशियल कह लीजिए, हेड ऑफिसर कह लीजिए, जिसको आप क्या नाम देते हैं? एम्बेसडर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एम्बेसडर कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं राजदूत। ठीक है, जैसे इसके नाम में इसका मतलब भी छुपा हुआ है, राज्य का। आप एक तरीके से उसको दूत भी कह सकते हैं। दूत होता है जो अपनी कंट्री के बिहाफ पे दूसरे जगह जाकर प्रेजेंटेशन देता है, रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। एम्बेसडर की जो जॉब है, आप यूपीएससी के एग्जाम्स को क्रैक करके क्या कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। यूपीएससी में काफी चीजें जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और एक दो ब्रांच और भी होती है, आईएफएस, जो कि एम्बेसडर के लिए आपको अप्रोच करती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, तो देखिए काम क्या है एम्बेसी का। पहली बात तो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, व्हाई एम्बेसी सिचुएटेड इन कंट्री? क्यों एम्बेसी को कंट्रीज में रखा गया? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी एम्बेसी को रखने की? बेटा देखिए, एम्बेसी का मेन वर्क है फॉरेन अफेयर को मेंटेन करना, फॉरेन अफेयर्स को मेंटेन करना, पॉलिटिकल रिलेशंस को बिल्ड करना किसी कंट्री के साथ। ठीक है, ट्रेड को परफॉर्म करना, और सबसे बड़ा जो काम है एम्बेसी का, जो आप लोग फॉरेन कंट्रीज विजिट करते हैं, वीजा अलॉट करना। ठीक है, मेन काम क्या है उसका? वीजा अलॉट करना भी उनका एक काम बताया जा सकता है। ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं। देखिए, वीजा देने का प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मिस्टर अमन है, वो यूएसए विजिट करना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया से कहां जाना चाहते हैं? यूएसए जाना चाहते हैं। तो प्रोसीजर क्या होगा? मिस्टर अमन को क्या करना पड़ेगा? वीजा लेना पड़ेगा यूएसए का, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, मिस्टर अमन जाएंगे कहां पर? एम्बेसी। कहां जाएंगे? एम्बेसी में जाएंगे। किसकी? यूएस एम्बेसी। कहां सिचुएटेड होगी? यूएसए एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी जो इंडिया में सिचुएटेड होगी, मिस्टर अमन क्या करेंगे? वहां पर विजिट करेंगे, अपना डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद क्या करेंगे? उनको वीजा अलॉट कर देगा। प्रोसेस देखिए क्या है इसका। मिस्टर अमन यूएसए की एम्बेसी में जाएंगे, उनसे रीजन ऑफ विजिट पूछा जाएगा कि सर आप क्यों यूएसए विजिट करना चाहते हैं हमारे देश में। एक चीज जान लीजिए, इंडिया में हर कंट्री की एम्बेसी सिचुएटेड है दिल्ली में। ठीक है, मैं भी इसका रोल भी बताऊंगा कि क्यों, क्या इसके रोल है, क्या पावर्स हैं। पहले इसके प्रोसीजर को समझ लेते हैं। जैसे एक वीजा अलॉटमेंट का प्रोसीजर कैसे चलता है, हाउ एम्बेसी इज एंगेज्ड इन दैट प्रोसीजर। देखिए, मिस्टर अमन गए यूएसए की एम्बेसी में जो इंडिया दिल्ली में सिचुएटेड है, वहां पे जाके उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए। तो वो उनसे पूछेगा सर आप क्यों विजिट करना चाहते हो, रीजन बताइए ना। रीजन क्या हो सकता है बेटा? बिजनेस मीट हो सकती है, सर मुझे टूरिज्म पे जाना है, सर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल वगैरह का कोई मेडिकल इश्यूज है, एजुकेशनल इश्यूज हैं। बच्चे बहुत तरीके से दूसरी कंट्रीज को विजिट करते हैं, हमारा अलग अलग रीजन होता है, रीजन बताया जाएगा।
फिर एक्चुअल में क्या होगा वो देखिए, इंडिया से मिस्टर अमन के डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करे जाएंगे कहां पर, यूएसए में। यूएसए में कहा, इंडियन एम्बेसी के पास, ठीक है। यूएसए एम्बेसी जो इंडिया में थी, वो यूएसए की इंडियन एम्बेसी के पास भेज रही है कि सर आपकी कंट्री का कोई अमन है, वो यूएसए विजिट करना चाहता है, तो कृपया करके आप हमें इसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके दीजिए। तो इंडियन एम्बेसी में जो एम्बेसडर होगा वो इंडियन डेटा के अकॉर्डिंग अमन के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर कोई सैंक्शंस तो नहीं है, कोई आप आईपीसी की किसी आर्टिकल के तहत इसको कोई जेल वगैरह हो चुकी हो या भागने की कोशिश कर रहा हो, ये सभी चीजें देखने के बाद इंडियन एम्बेसी देगी क्लियरेंस कि आदमी एकदम क्लीन है, आप इसको वीजा लोड कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, यूएसए एम्बेसी वीजा दे देगी किसको, मिस्टर अमन को। देखिए इधर से इंडियन एम्बेसी का रोल भी आपको समझ में आया और इधर से यूएस एम्बेसी का रोल भी आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि पावर क्या है एम्बेसी से। देखिए बेटा समझिए, ये फॉर एग्जांपल इंडिया कंप्लीट, ठीक है, और ये इंडिया में छोटा सा, मान लीजिए ये है यूएसए एम्बेसी। बेटा तो आप एक चीज मान के चलिए, ये इतना सा पार्ट यूएसए ही है इंडिया में, इंडिया में इतना सा यूएसए बसा हुआ है ये। क्यों? बिकॉज इस बिल्डिंग के अंदर सारे रूल यूएस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, एम्बेसडर जो होगा उसके अंदर काम करता है, यूएसए से आता है। टेरिटरी की बात करते हैं, जो मेन टॉपिक हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया में सिचुएटेड एम्बेसी बेशक वो इंडिया के कंट्री के अंदर है, बट embassy is the domestic territory of that particular country which is belong to, जिस कंट्री से वो बिलोंग करती है उसी कंट्री की क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। मतलब यूएसए एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए, नॉट इंडिया। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा आप लोगों के लिए समझना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इंडिया के अंदर जो यूएसए की एम्बेसी है ना, वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा, यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूल रेगुलेशन सारे यूएसए के लिए चलते हैं। यहाँ पे एम्बेसडर आता है उसकी यूएसए से आपका काम करता है, यूएसए के नहीं, हर कंट्री के लिए, यूके के लिए भी, अफ्रीका के लिए भी, इथोपिया, नाइजीरिया, मोस्टली जो कंट्रीज हैं जो भी एम्बेसी हमारे हैं, तो एम्बेसी जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है बेटा, उसी कंट्री से बिलोंग करेंगे जहां से उनका ओरिजिन प्लेस होता है, वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में। फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है, तो वो किसकी टेरिटरी में आएगा, इंडिया की टेरिटरी में आएगा भाई। वहां से काम इंडिया के लिए किया जा रहा है, वहां पे एम्बेसडर इंडिया का बैठा हुआ है, टेरिटरी भी इंडिया की होगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक और कंसेप्ट है इसके अलावा जो कि आपको परेशान कर सकता है टेरिटरी के लिए, ठीक है, या फिर नॉर्मल रेजिडेंट के लिए परेशान कर सकता है आपको, वो होता है बेटा किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पर्सन। फॉर एग्जांपल मिस्टर एलेक्स अपॉइंटेड as WHO चीफ इन इंडिया। इंडिया में WHO के ऑफिस का चीफ अपॉइंट किया गया है मिस्टर एलेक्स को, तो वो ड्यूटी करने के लिए इंडिया में आएंगे, या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, नहीं ना, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे और उनकी इनकम भी उन्हीं के देश में काम होगा बेटा जहां से वो आएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर पर्सन इंडिया में आता है, पहले तो उसका रीजन ऑफ विजिट देखिए। अगर वो किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की वजह से आ रहा है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ का चीफ बन के आ रहा है, आईएमएफ में जॉब करने के लिए आ रहा है, वर्ल्ड बैंक में किसी संस्था में जॉब करने के लिए किसी कंट्री में जा रहा है, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, जहां से वो बिलोंग करता है वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा। सच एज इंडिया का एम्बेसडर जो कि यूके में है, इंडियन एम्बेसडर वर्किंग इन यूके इन इंडियन एम्बेसी, तो यूके में जो इंडियन एम्बेसडर है वो इंडिया का ही तो नॉर्मल रेजिडेंट है। क्यों?
क्योंकि वो एम्बेसी है, एम्बेसी टेरिटरी, वहां की टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी है, इसीलिए वो हमारे लिए क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हमारी है तो नॉर्मल रेजिडेंट भी हमारा ही होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम देखो बेटा, इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, इकोनॉमिक्स सर्टिफिकेशन के ऊपर चलने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर इसको थोड़ा सा भी क्रैक करने की कोशिश करेंगे जल्दी भूल जाएंगे। इसको आप बेसिक कंसेप्ट्स पे लेके चलिए, इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठाइए, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, सारे सवाल आप पुट ऑन कीजिए कमेंट सेक्शन, आप फुल ऑन भर सकते हैं, और जल्दी ज्यादा से ज्यादा जितने सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट भी पुट ऑन करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं जल्दी से जल्दी जो इंडियन स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स देती हैं, उनको भी डिस्क्राइब्ड वे में आपके सामने रखूंगा, और we are planning about to some installation of smart board in our classes। तो जितना जल्दी आप हमें सपोर्ट करेंगे हम भी उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आएंगे, और जल्दी से जल्दी आप चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो हमने कल डोमेस्टिक इनकम के डेफिनेशन को कवर किया था, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो नेशनल इनकम का, बेटा वो जरूर जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखें, तभी सेकंड पार्ट में मूव करें, क्योंकि आपको समझ ही तभी आएगा, वरना आप इसको रेगुलेट करते रहेंगे और आपको समझ कुछ नहीं आने वाला इसमें, ठीक है। तो पहले जाके उस पार्ट को क्लियर करो, और फिर जाके आपको क्या करना है, इस पार्ट को देखना है। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, देन सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं हम। कल हमने ये कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया था नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम क्या होता था बेटा, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई। बेटा नेशनल इनकम है थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत धीरे आपको कवर करवा रहा हूँ, धीरे चलने का मोटिव ये है, जितना पढ़े डीप में पढ़े, समझ के पढ़े, रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट ना रहे, ठीक है। तो बनाने को तो मैं 1 घंटे की वीडियो डाल के भी आप लोगों के लिए अपलोड कर सकता हूँ, मैं 15 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट तक वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसान रहे, क्योंकि बड़ा कंटेंट देखते ही बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं यार कैसे पढ़ेंगे हम, तो मुझे नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो कंसिस्टेंट वे में, ठीक है, मतलब एक दिन में 2 भी आ जाए, बिजनेस पे भी वीडियो अपलोड की जाएगी, प्लस जल्द ही 11th क्लास के लिए भी कंटेंट इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के लिए स्टार्ट करेंगे, इसीलिए शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा इसलिए रख रहे हैं साइज जो है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे, आप लोग भागे लो उससे, क्योंकि क्लासेस 40 मिनट्स की 50 मिनट्स की 2-2 पीरियड एक साथ आ जाते हैं स्कूल में, बच्चे बोर हो जाते हैं, बोर करने का कंसेप्ट थोड़ा सा नहीं चलाते हुए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा पढ़े और समझ के, ठीक है। एनएफआईए को चलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बेटा फैक्टर इनकम तो कल फर्स्ट वीडियो में पढ़ाएगा, क्या होता है फैक्टर इनकम, ऑल दोज इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने से जितनी इनकम आती है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम का नाम देते हैं। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, एब्रॉड लग गया इसके आगे, मतलब ये इनकम इंडिया से बाहर से जरूर आ रही होगी, ठीक है ना, इंडिया के अंदर नहीं है ये इनकम, इंडिया के नहीं बाहर से आ रही है, ठीक है। तो देखिए एक सेकंड रुकिएगा, चलिए बेटा देखिए, इंडिया के बाहर से अगर इनकम आ रही है ना, तो कैसे आ रही होगी, नेट क्यों जुड़ा है इसके आगे, पहले इस नेट का फंडा समझिए, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ये बेटा फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम एनएफआईए का। देखिए जितना पैसा फॉरेन कंट्री से, मतलब हमारी टेरिटरी के बाहर से इंडिया में आया, और
कितना पैसा यहां से चला गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए मिस्टर एक्स है कोई, वो यूएस से जाते हैं एक बिजनेस मीट के लिए और वहां से 5 लाख रुपए कमा के लाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो बेटा ये फॉरेन कंट्री से आई है तो फैक्टर इनकम है, क्योंकि इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। फैक्टर सर्विसेज से जो इनकम आई वो फैक्टर इनकम, ये 5 लाख रुपए फैक्टर इनकम है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड मतलब अपने देश में आ रही है बाहर से 5 लाख। बट इसका रिवर्स भी होता है। ये कोई मिस्टर क्या रखें, जॉन रख लेते हैं इसका नाम, मिस्टर जॉन है, ये इंडिया आए थे एक बिजनेस मीटिंग के लिए और वापस यूएस से चले गए। इन्होंने 3 लाख रुपए कमा लिए इंडिया से, ठीक है। तो 5 लाख रुपए इंडिया में आए फैक्टर इनकम के और 3 लाख रुपए मिस्टर जॉन ले भी गए, तो कितने बचे बेटा, 2 लाख रुपए। ये नेट इनकम है, मनी जो हमारे पास बच गई है आफ्टर द रिमूवल ऑफ टू अब्रॉड, मतलब यहां से पैसा जाने के बाद जितनी इनकम बची है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप रेडी हैं इसकी डेफिनेशन को जानने, एनएफआईए में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। कितना पैसा देश में आया और कितना यहां से चला गया, उसका टोटल जो बचा वो एनएफआईए। जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव आएगा, कई बार ऐसा भी होता है देश में कम आएगा चला ज्यादा जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा नहीं होता कि पॉजिटिव बैलेंस आएगा। तो चलिए अब हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन को क्रैक करते हैं, क्या होगा देखिए। सबसे पहले देखिए बेटा क्या क्या, कल आपने डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन को पढ़ा था, अभी हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इसको रब कर देता हूं यहां से। इन दोनों को मैंने क्या बताया था आपको, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जोड़ते हैं इसको, देखिए कैसे, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। ये था कल भी, आपने अगर डेफिनेशन नोट करी हो तो ये कल भी था। इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, बेटा यहां से थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हुआ, वहां पे क्या आया था नॉर्मल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे आएगा अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। सिर्फ कौन कमाए, नॉर्मल रेजिडेंट ही कमाए। अगर ये मिस्टर एक्स 182 डेज या 1 ईयर यूएसए में रह जाते और फिर पैसा कमा के भेजते तो काउंट ही नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट ही नहीं रहे इंडिया के, ठीक है ना। किसकी इनकम, बेटा सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, तो वो क्या बन जाएगी नेशनल इनकम। देखिए अब एक चीज, इस पार्ट से आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट से एनएफआईए को मैंने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये फ्रॉम अब्रॉड कहां से आया बेटा, टेरिटरी के बाहर से। यूएस से तो हमारी टेरिटरी नहीं है, बट मिस्टर एक्स वहां गए थे, पैसा कमाया था। तो जो पैसा नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया अपनी टेरिटरी के अंदर या टेरिटरी से बाहर, उन दोनों के कोलिशन को, क्योंकि अगर आपने देखा हो नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट करते ही डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, बट जैसे ही मैंने इस चीज को बाहर किया तो बेटा नॉन रेजिडेंट का पैसा तो चला गया टू अब्रॉड में, ठीक है ना। तो नॉन रेजिडेंट हट गया डेफिनेशन से, और टेरिटरी आउटसाइड द टेरिटरी, क्यों, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहां से आई है, हमारी टेरिटरी से बाहर से आई है। इसीलिए जो पैसा फैक्टर इनकम कमाई गई किसके द्वारा, फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करके, किसने किया रेंडर, नॉर्मल रेजिडेंट ने किया। नॉर्मल रेजिडेंट ने डोमेस्टिक टेरिटरी में किया हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर किया हो, एक अकाउंटिंग ईयर में उस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, नेशनल इनकम नाम। डन। इतना आप लोगों को रीड करना है। अभी हमारा डोमेस्टिक इनकम का पार्ट, एनएफआईए और नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी कवर करी है, ठीक है। ये हो गया है, एनएफआईए हो गया, नेशनल इनकम की डेफिनेशन हो गई, टेरिटरी हो गई, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया और फैक्टर इनकम। तो ये कंसेप्ट हमने कवर किए हैं, आप अपने बुक से
एक बार जरूर रीड करिए बुक्स का। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बेटा मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में टीआर जैन, वीके पब्लिकेशंस की टीआर जैन जो बुक है वो रेगुलेट की जा रही है इकोनॉमिक्स के लिए, वो द बुक्स आप उससे भी पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, संदीप गर्ग हो, टीआर जैन हो, ह्यूमन एनसीईआरटी हो, तो आप उनसे रीड करिए। डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर शायद मैं वीडियो के रेफरेंस में अपनी इंस्टा आईडी भी आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, तो वहां पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे। कल फिर से इसी टाइप में क्लास अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल ताकि ग्रो करे, क्योंकि देखिए अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स अपलोड करूंगा।